नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संवाद। और संवाद में आज हमारे साथ हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी। मैं हर्ष मल्होत्रा, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हर्ष मल्होत्रा जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से वनस्पति विज्ञान में स्नातक किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। 2005 में भाजपा जिला सचिव बने। 2007 में भाजपा जिला अध्यक्ष बने। 2012 में वेलकम कॉलोनी से नगर निगम का चुनाव जीता। 2015 की बात करें तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर चुने गए। दिल्ली नगर निगम शिक्षा समिति के अध्यक्ष बने और 2024 में पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से सांसद बने। देहदान समिति के अध्यक्ष रहे। पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी। बहुत बहुत और आपको देखकर एक शेर याद आता है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई तमाम उम्र सफर में रहा। इस शेर की पहली पंक्ति कहते हैं लोग कि आप पर बहुत फिट बैठती है। आपने जो रफ्तार पकड़ी, चाहे सामाजिक दुनिया हो या फिर राजनीति का क्षेत्र हो, आप लगातार सफलता जो है वो हासिल करते रहे। क्या ये बात सही है? मैं घर से निकला सामाजिक और राजनीतिक काम के लिए 1991 में, और 93-94 से राजनीतिक जिम्मेदारियों पे छोटी से बड़ी करता हुआ रहा। संगठन के काम में ही रहा। बीच में पार्टी ने एक बार मौका दिया कॉरपोरेटर बनने का। वो 5 साल का समय ऐसा था कि मैं चेयरमैन एजुकेशन भी रहा, मेयर भी रहा, और उस दौरान मेरे को साथ साथ संगठन की जिम्मेदारियां भी, कुछ डायरेक्ट जिम्मेदारियां नहीं, लेकिन जैसे प्रशिक्षण, दिल्ली का प्रशिक्षण मैं देखता रहा बीजेपी का, कुछ बूथ प्रबंधन के काम भी मैं देखता रहा। तो जिन्होंने कहा ठीक कहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 24-25 वर्षों का सफ़र वो मुझे यहाँ तक लेके आया। तो जब सफ़र की शुरुआत कर रही थी तो एक टारगेट सेट था, कोई मंजिल तय थी कि भाई वहाँ तक तो पहुँचना है, मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद बनना ही है? नहीं, ऐसा कुछ कोई मंजिल सोच के तय करके घर से नहीं निकला था। स्वयंसेवक हूँ, शाखा से बचपन से शुरू हुआ, तो वहाँ के संस्कार ये मिले कि अपने अलावा समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। वो जो समाज के लिए कुछ करना चाहिए का संस्कार है, वो धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ मेरे अन्य सामाजिक क्षेत्र भी मेरे पैरेलल हमेशा चलते रहे। चाहे वो मैं दिल्ली की प्रिंटर एसोसिएशन से भी लगातार जुड़ा रहा। जिन दिनों दिल्ली में रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का काम था, MC मेहता जी की जो जजमेंट आई हाई कोर्ट की, उसके बाद से, क्योंकि मैं खुद व्यवसाय से प्रिंटिंग में हूँ, उन दिनों भी काम करता था, आज भी मेरी रोजी रोटी उसी व्यवसाय से चलती है, तो उसमें सामाजिक काम में थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ा। वहीं से राजनीति में भी आना हुआ, और फिर राजनीति में आज संगठन का काम करते करते अचानक पार्टी ने निर्णय लिया कि मुझे सांसद का चुनाव लड़ाना है, तो फिर यहाँ तक आज पहुँच पाया। हाँ, सांसद बनना तक तो ठीक है, लेकिन पहली बार सांसद बने और पहली बार में ही मंत्री बन जाना, वो अपने आप में एक मिसाल है। उसके लिए अगर मैं कहूँ तो प्रभु का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मेरे ऊपर ये विश्वास जताना कि मैं ये काम कर सकता हूँ। नहीं तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि, मैंने सांसद के लिए भी नहीं सोचा था। पार्टी ने ही आगे बढ़ कर के मेरा नाम भेजा, और उसके बाद मंत्री वाली बात तो मेरे लिए भी उतनी आश्चर्यचकित थी जितनी पूरी दुनिया के लिए, पूरे दिल्ली के लिए थी। चलिए, अब देखते देखते आपके सांसद बनने के भी 1 बरस पूरे हो जाएंगे, आपके मंत्री बनने के भी 1 बरस पूरे हो जाएंगे। कैसे रहा ये सफ़र, कैसा रहा?
ये सफ़र भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे पास जो 2 मंत्रालय हैं, दोनों के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी रोड ट्रांसपोर्ट और आदरणीय बड़ी बहन निर्मला सीतारमण जी कॉरपोरेट अफेयर्स के मंत्री हैं, इनका गाइडेंस मुझे लगातार मिलती है और उसमें जो भी मंत्रालय से संबंधित काम रहते हैं उन सब कामों में मेरे जिम्मे भी कुछ कुछ काम लगते हैं जो मेरे को सीखने को भी मिला और मुझे ये भी लगा कि मैं देश की सेवा, जनता की सेवा इस माध्यम से और अच्छी कर पा रहा हूँ। ये अपने आप में मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। जनप्रतिनिधि से जनता की अपेक्षाएं लगी रहती हैं और जनप्रतिनिधि मंत्री भी हो तो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो क्या इस बढ़ी हुई अपेक्षा को आप चुनौती के तौर पर देखते हैं? मुझे अच्छा लगता है और ये भी बात सही है कि जनता की अपेक्षा ना केवल मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की बल्कि पूरी दिल्ली की, या मैं कहूँ तो पूरे देश से भी बहुत से साथियों के कुछ हमारे मंत्रालय से लगे हुए काम जो आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन कामों को सॉल्व कर पाता हूँ और उनकी अपेक्षाओं पे पूरा उतर पाता हूँ। विशेष तौर से क्योंकि जो हाईवेज़ का काम है, एक साधारण व्यक्ति भी जो कहीं हमारे से जुड़ा हुआ है और हमें टच कर पाता है, तो उसकी भी अपेक्षा रहती है कि आपका हाईवे से उसके कुछ ना कुछ सुझाव, कुछ कंप्लेंट्स रहती हैं और वो कई बार बहुत व्यवहारिक भी होते हैं। तो उनको सॉल्व करने में और अच्छा लगता है कि नीचे का ज़मीन का इनपुट जब आता है और उसके आधार पर हम कुछ चीज़ें ठीक कर पाते हैं, तो सही मायने में जो जनता के लिए हमें करना चाहिए वो हम कर पाते हैं। तो इसलिए इस सेंस में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि व्यस्तता मंत्री के तौर पर काफ़ी बढ़ जाती है, तो क्या क्षेत्र की जनता के लिए समय निकल पाता है? कुछ टाइम मैनेजमेंट वो उस पर कुछ काम किया है क्या आपने? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं दिल्ली का ही सांसद हूँ और मंत्री भी हूँ, तो मेरे पास पर्याप्त समय होता है अपने मंत्रालय के कामों के साथ साथ मैं क्षेत्र की जनता के साथ पूरी तरह कांटेक्ट में भी रहता हूँ। वो लोग भी मेरे साथ कांटेक्ट में रह पाते हैं और मैं अपने क्षेत्र का जो मेरी मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को देनी चाहिए और उनकी जो समस्याएं हैं उनको मैं अटेंड कर पाता हूँ, क्योंकि यहीं रहता हूँ। और सुबह का एक समय मेरा ऐसा रहता है 2 घंटे का कि जब मैं अपने क्षेत्र की जनता से प्रतिदिन मिल पाता हूँ लगभग, जब मैं दिल्ली में हूँ। और मैं जब दिल्ली में नहीं हूँ तो अलग बात है, उससे जनता के साथ कनेक्ट रहना। और क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ तो शाम के समय जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं दिल्ली भर के या मेरी लोकसभा क्षेत्र के, उनमें भी जा पाता हूँ। तो इन दिस वे आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट। एक समय था कि पूर्वी दिल्ली एक ही संसदीय क्षेत्र था, फिर 2 संसदीय क्षेत्र बन गए और फिर यमुना पार एक जो है विकसित यमुना पार वाला क्षेत्र हो गया और जो आपकी का संसदीय क्षेत्र है वो थोड़ा सा पिछड़ गया। क्या उस मापदंड पर लाना कि वो भी विकसित वाला यमुना का क्षेत्र कहलाए, उसको लेकर कुछ काम शुरू हुआ है क्या? मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर सब तरह के लोग हैं, विहार भी हैं, सोसाइटीज़ भी हैं, क्लस्टर्स भी हैं और रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ भी हैं, अनऑथोराइज रेगुलराइज कॉलोनीज़ भी हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, उनके अलग अलग उनके पॉइंट्स हैं जो डेवलपमेंट होनी है। पर हमारा वो क्षेत्र है जहाँ से मैं समझता हूँ कि अधिकांशतः मेट्रो पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में है, जमुना पार की पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में है, वहाँ से शुरू हो रही है। और जो रैपिड मेट्रो जो दिल्ली से मेरठ तक जानी है वो भी मेरे क्षेत्र में ही है। और दिल्ली में अगर कहा जाए कि सबसे पहला दिल्ली के अंदर का हाईवे जो दिल्ली मेरठ हाईवे बना, एक्सप्रेसवे बना,
जो आदरणीय मोदी जी ने ही जिसका शिलान्यास किया और उन्होंने ही उसको उद्घाटित भी किया, वो भी मेरे क्षेत्र में से ही होकर के जाता। और अभी भी दिल्ली देहरादून हम तैयारी में हैं कि कभी भी अगले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर उसको शुभारंभ कर पाएंगे अपने शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। तो वो भी अक्षरधाम से मेरे क्षेत्र में से ही होकर के प्रारंभ हो रहा है और वो फिर दिल्ली को क्रॉस करता है लोनी की तरफ। तो अच्छी डेवलपमेंट ऑलरेडी हुई है, लेकिन देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर बेटरमेंट है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हमारे मन में है। और दिल्ली में 33 किलोमीटर का यमुना जी का रन है दिल्ली के अंदर से, जिसमें से मैं कहूँ कि 1/3 से भी ज़्यादा यमुना जी हमारे क्षेत्र से लगते हुए जाती हैं। अब ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है और इस कारण से हम यमुना जी की स्वच्छता के काम में सब लोग लगे हैं। तो यमुना जी और अच्छे से स्वच्छ होंगी। और भी कुछ छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, पीने के पानी की समस्या दिल्ली में बहुत रही, अब उसको सॉल्व करने में लगे हैं। स्वच्छता तो नज़र भी आने लगी है। जैसे ही दिल्ली में भाजपा सरकार आई, वहाँ पर सफाई अभियान शुरू हो गया, उसका असर भी नज़र आ रहा है। लेकिन यमुना का फ्लो भी बढ़ाया जाए, जो आपने पेयजल की समस्या दूर करने की बात कही है, क्या उस और भी कुछ ध्यान है? हाँ, मुझे लगता है कि यमुना जी की स्वच्छता के लिए यमुना जी में 22 बड़े नाले यमुना जी में गिरते हैं। राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन ये बात कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि जो पूर्व में दिल्ली में सरकार रही 10 साल तक, उनको केंद्र से लगभग 3000 करोड़ रुपए मिलने के बावजूद भी केवल उन नालों के मुहानों पर जहां वो यमुना जी पे गिरते थे, वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाना था, बाकी काम भी करने थे। अगर वही हो जाता तो जो सीधा गंदा पानी यमुना जी में गिरता है वो नहीं गिरता। वो काम अभी दिल्ली की जो भाजपा की सरकार है, रेखा जी जिसकी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसके ऊपर प्लान शुरू किया, उस पर काम शुरू हुआ है। और एक जो फ्लोटिंग कचरा है यमुना जी पे, वो हटाने का काम तो लगभग जिस दिन सरकार बनी उस दिन से शुरू हुआ है। तो उसको भी अगर आप अभी यमुना जी को देखेंगे तो आपको कम से कम कचरा यमुना जी के ऊपर नहीं दिखाई देता, पानी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, एक संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का, और माना ही जाता है कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि राजमार्गों और मार्गों के माध्यम से ही हासिल हो पाएगी। क्योंकि नितिन गडकरी जी जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, अब उनके साथ आप भी जुड़ गए हैं। तो क्या ये बात सही है कि हम विकसित राष्ट्र बनने का जो लक्ष्य हासिल करेंगे वो राजमार्गों के माध्यम से ही करेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 में भारत विकसित होगा ये संकल्प लिया है, मैं मानता हूँ उसमें राजमार्ग एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे और कर भी रहे हैं। क्योंकि ये जो राजमार्ग हैं, आज देश के अंदर 1,46,000 किलोमीटर का राजमार्ग है। और आपको मैं बताऊं, पिछले 10 वर्ष में 55,000 किलोमीटर राजमार्ग इसमें से हमने बनाया है, मोदी जी की सरकार ने बनाया है। और 2014 से पहले वो लगभग 92,000 किलोमीटर था, जिसमें से कुछ राजमार्ग अंग्रेजों के समय के भी बने हुए हैं। और 2014 से पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्ग बना करते थे। आज उसकी गति लगभग 28 किलोमीटर प्रतिदिन की हुई है और कोविड के दौरान तो वो 34 किलोमीटर प्रतिदिन तक बढ़ी। और ये राजमार्ग केवल कंक्रीट की रोड भर नहीं है, ये देश की इकोनॉमी की रोड है, देश की प्रगति की रोड है। ये 1 रुपया अगर हम राजमार्ग पर खर्च करते हैं तो देश की जीडीपी में 3% का कंट्रीब्यूशन करते हैं हम। और आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि पिछले 5 साल में राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से हमने लगभग 44 करोड़ मैन आवर्स, 44 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है पिछले 5 साल में। ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है।
और मैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो 400 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, और इंड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो वो भी लगभग 450 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट है। इतना बड़ा रोजगार केवल राष्ट्रीय राजमार्ग से मिल रहा है। तो ऐसे ही नहीं, पिछले 10 साल के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। डेफिनेटली ये देश की तरक्की का, प्रगति का राजमार्ग है। और न केवल ये बात, जो गांवों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की बात है, वो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात है, पिछले 10 साल में आज 3.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनी हैं, जिसके कारण से जो इकोनॉमी में किस तरह से इजाफा करती है ये भी बताता हूं आपको। जो किसानों की प्रोडक्ट शहरों तक आते आते उनको 15-20 घंटे लग जाते थे, फसल खराब हो जाती थी, सब्जियां फल सड़ जाते थे आने जाने में ही, आज उसका एवरेज ट्रांसपोर्ट टाइम 5 से 6 घंटे रह गया है। आप सोचिए कि वो सब जो वेस्ट हो जाता था आज वो इकोनॉमी में ऐड कर रहा है, देश की प्रगति में वो एडिशन कर रहा है, और हमारे किसान भी फल फूल रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, और आर्थिक दृष्टि से और अधिक पनप रहे हैं। जी, ये एक मंत्रालय ऐसा है राजमार्ग और परिवहन वाला कि लोगों को उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी रहती है, उत्सुकता भी रहती है। लेकिन कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय वो ईज डूइंग ऑफ बिजनेस को अगर देखें तो उसमें बहुत अपना इनपुट देता है। उसको लेकर क्या कुछ बदलाव और क्या गति में जो है परिवर्तन आया है वक्त के साथ साथ? मैं ऐसा आपको पहले भी कहा कि आई एम फॉर्चुनेट अनफ कि मेरे को 2 बहुत देश के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ सीखने का और काम करने का मौका मिल रहा है। कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री पहली मिनिस्ट्री है जिन्होंने 2016 में ही अपने आप को डिजिटाइज किया, अपना एक पोर्टल बनाया। और आज की स्थिति यह है कि अगर कोई कंपनी नई इनकॉर्पोरेट होनी है तो वो हमारे पोर्टल के माध्यम से हम 4-5 दिन के अंदर अंदर, एप्लीकेशन के 4 दिन के अंदर अंदर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। और वो सभी का सभी ऑनलाइन है, डिजिटल है, और उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस मिनिमम है, किसी से मिलने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके कागज पूरे हैं, कागज जो चाहिए वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, तो हम 4 दिन के अंदर अंदर कंपनी को नई कंपनी बना देते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। और न केवल ये, इसके साथ साथ 11 जरूरी डॉक्यूमेंट्स, 11 जरूरी रजिस्ट्रेशंस भी हम साथ के साथ ही देते हैं। जैसे वो रजिस्ट्रेशंस कौन से हैं? आपको जीएसटी का टिन नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, बैंक का अकाउंट नंबर है, आपका शॉप एस्टेब्लिशमेंट का कोई रजिस्ट्रेशन है। ऐसे 11-12 रजिस्ट्रेशन है जो कि हम साथ के साथ ही कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय ही उनको देते हैं, ताकि वो कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हो उसके अगले दिन से काम करना प्रारंभ करे। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सबसे पहले अपने आप को डिजिटाइज करते हुए देश की जनता के लिए, और जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी छोटी कंपनीज हैं, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो आती हैं, उन सब के लिए ये सहूलियत दी। ये तो इनकॉर्पोरेशन वाली कंपनियों की बातें हैं, जो कंपनी डिसॉल्व करना चाहती हैं। दोनों बातें हैं जी। ये कॉरपोरेट अफेयर्स जो मंत्रालय है ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, सृजन भी करता है, पालता भी है, और जब आवश्यकता है तो उसका समापन भी करता है। जी। तो उसके लिए भी हमारे आज अगर कोई वॉलंटरीली अपने आप को डिसॉल्व करना चाहता है कंपनीज एक्ट के नियमों के तहत, या किसी और कारण से इस कंपनी को डिसॉल्व होने की आवश्यकता है, तो पहले 1-1, 2-2 साल लगते थे। आज हम मैंडेटरीली उसको लगभग 180 दिनों में इस काम को भी पूरा करते हैं। तो ये हमारी जो कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है बहुत ट्रांसपेरेंटली, ऑनलाइन और पोर्टल के माध्यम से, और मिनिमम मैनुअल इंटरफेरेंस, व्यक्तियों की इंटरफेरेंस डायरेक्ट जो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है उसकी भी आवश्यकता बहुत कम है।
हमने देखा सदन के भीतर बहुत सारे विषयों को आपने जो है टेबल किया है MOS के तौर पर। एक सांसद के तौर पर आपने कुछ विषय भी उठाए हैं। आपको कौन से विषय ऐसे लगते हैं कि जो बहुत दिल के करीब हैं, आपको पहले से ही लगता था कि ये सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष भी जाएं और पब्लिक डोमेन में भी आएं? वो विषय कौन से? देखिए, आज पर्यावरण बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं देख रहा हूं कि पर्यावरण को लेकर आप बहुत पहले से ही कार्य करते आए हैं। मेरे मन के बहुत करीब है ये विषय जी। यमुना जी स्वच्छ होनी चाहिए दिल्ली में। हम सब बहुत दिल्ली के लोग भाग्यवान हैं कि यमुना जी जैसी पवित्र नदी जिसको हम माँ मानते हैं वो दिल्ली में से होके जाती है। दुर्भाग्य हम लोगों का था, अब नहीं है, कि यमुना जी स्वच्छ नहीं थी। यमुना जी की स्वच्छता का विषय बहुत मन के करीब है क्योंकि जीवनदायिनी है। यमुना जी स्वच्छ होंगी, हम उसमें नितिन जी के तो मन में उन्होंने अनाउंस भी किया था कि दिल्ली से आगरा तक हम वाटरवेज प्रारंभ करेंगे। अभी भी हमने एक MOU साइन किया है वाटरवेज मिनिस्ट्रीज़ के साथ, दिल्ली सरकार ने साइन किया है ताकि ये काम हम कर सकें। इसके अलावा जो दिल्ली के पीने के पानी की आपूर्ति है, यमुना जी स्वच्छ होंगी तो हम वो पानी भी दिल्ली को वहीं से भी दे पाएंगे। अभी हमें गंगा जी से पानी लेना पड़ता है दिल्ली के लिए, तो वो तब भी शायद लेना पड़ेगा, पर अगर जल स्वच्छ होगा यमुना जी का तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो पेयजल की आपूर्ति करता है उसके माध्यम से भी हम दिल्ली की जनता को दे पाएंगे। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शनल वेस्ट है वो भी अपने आप में बड़ा चैलेंज है किसी भी शहर के लिए। तोड़फोड़ लगातार होती है। उस कंस्ट्रक्शनल वेस्ट को एनर्जी के रूप में यूज करना, जब कॉरपोरेशन में मैं था उस समय भी हमने प्लान करके एक CND प्लांट भी दिल्ली में शास्त्री नगर में प्रारंभ किया था ताकि जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट निकलता है, ईंट, रोड़ी, बदरपुर, उससे टाइल्स बन सकें, बदरपुर बन सके, रोड़ी बन सके और वो रीयूटिलाइज हो सके। ये हमने उस समय किया था। इसकी और अभी आवश्यकता है करने की, जो हम आगे निरंतर कर भी सकते हैं, पर वो अभी भी वो प्लांट ठीक चल रहा है। देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर बेटरमेंट, वो करते रहना चाहिए। स्वच्छता एक बड़ा विषय है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता की बात की थी, जिसकी वजह से स्वच्छता एक पूरे देश भर में आंदोलन बना है और आज देश के अंदर लगभग 11 करोड़ शौचालय प्रधानमंत्री जी के उस योजना के तहत हम पूरे देश में बना पाए और ओपन डेफिकेशन फ्री हमने देश के जितने, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा जो अभी ओपन डेफिकेशन में होगा। एटलीस्ट दिल्ली ओपन डेफिकेशन फ्री है बिल्कुल। और प्लास्टिक का एक कचरा ऐसा है जो समाप्त नहीं होता है, उसके लिए भी एक राह निकाली है आपके मंत्रालय ने और हाईवेज में उसका उपयोग किया जा रहा है। उससे सड़कें भी स्मूथ और सुंदर बन रही हैं और पर्यावरण की रक्षा भी की जा रही है। दिल्ली के अंदर 3 कचरे के बड़े पहाड़ हैं जी। अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल से और उससे पहले की 15 साल की सरकार ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, सिवाय बात और बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। पर अच्छी बात यह है, मुझे आज अनाउंस करते हुए अच्छा भी लग रहा है कि तीनों पहाड़ों को 3-4 साल में हम ख़त्म करेंगे। इसके लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया है। उसके लिए एजेंसी डिप्यूट हो गई है, उन लोगों ने अपना काम शुरू किया है। और किसी भी इस तरह के जब कचरों का सेग्रीगेशन होता है तो एक कंबस्टेबल वेस्ट होता है जिसको हम किसी भी फैक्ट्री की फर्नेस में यूज़ कर सकते हैं, कंबशन में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इसके अलावा एक वेस्ट रहता है कि जो ये कंक्रीट वाला वेस्ट है उसको हम CND प्लांट में अगर देते हैं सेग्रीगेट करने के बाद तो उससे रोड़ी, बदरपुर, टाइल्स बन सकती हैं जो रीयूटिलाइज हो सकती हैं। एक जो इनर्ट वेस्ट है, इनर्ट वेस्ट वो होता है जो ना कंबस्टेबल है और ना वो रोड़ी बदरपुर में है, तो उसको हमारे मंत्रालय ने हमने अप्रूव किया। बाकायदा साइंटिफिक टेस्टिंग के बाद हम रोड बनाने में उसको नीचे दबा सकते हैं, उसको फिलर के रूप में यूज कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी अब करना शुरू कर दिया। तो ये अपने आप में देखिए कचरा निस्तारण का बड़ा काम, हालांकि सब लोग मिल के ही करेंगे, हमारा काम इतना ही है। मैं तो
दिल्ली का नागरिक हूँ, इस नाते मेरे को 3 पहाड़ों के बारे में अच्छी जानकारी है। उस पर कुछ हमने काम भी किया अभी सांसद बनने के बाद, जिसके कारण से दिल्ली की कॉरपोरेशन की मदद से हमने 3 एजेंसीज को भी आइडेंटिफाई करके उनको काम पे लगाया है। और इसीलिए मैं कह पा रहा हूँ कि अगले 3-4 साल के अंदर अंदर हम तीनों कचरे के पहाड़ खत्म कर पाएंगे। पर्यावरण के साथ साथ एक विषय और है, सामाजिक रूप से सरोकार रखता है सीधे तौर पर और लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ ये विषय है, और वो है देहदान समिति। अंगदान महादान इसका मूल मंत्र है। इस समिति से आप एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं, क्या अभी भी अध्यक्ष हैं? एक बात वो उस पर, क्योंकि अब आप सरकार में भी हैं, सरकार का हिस्सा भी हैं, तो क्या इस क्षेत्र में और अधिक काम कर सकते हैं या इसको और विस्तार दे सकते हैं? सरकार का अंग होने के नाते और क्या कुछ करने का विचार है? ये मेरा पहला सामाजिक काम था जो मैं शुरू किया। हम 7-8 मित्रों ने मिलके ये तय किया कि हम लोग स्वयं अपनी मृत्यु के उपरांत अपना देह और अंगों का दान करेंगे। ऐसा 27 वर्ष पहले हमने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया। फिर वो एक समिति का रूप ले गया और आज वो दधीची देहदान समिति, जिसके संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय आलोक जी हैं और आज हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमें मार्गदर्शन करते हैं, उसके कारण से हमने दिल्ली और एनसीआर में ये जनजागरण की बात शुरू की कि मरणोपरांत अपने अंगों का दान करना चाहिए जो अंग दान हो सकते हैं, और अपनी देह का भी दान करना चाहिए और आंखों का भी दान करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊं, श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां पर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का एक भी केस नहीं है। उसका कारण है, छोटा सा देश, वहां प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कानूनी बाध्यता के मरणोपरांत आंखों का दान करता है और श्रीलंका आइज को एक्सपोर्ट करता है। हमारे देश में 80 लाख लोग ऐसे हैं जिनको आंखों की आवश्यकता है, और एक एवरेज डाटा मैंने अभी पढ़ा था, पीछे भी ध्यान में आया कि लगभग 8 लाख लोग प्रतिदिन उनकी मृत्यु होती है भारत में। अगर पूरा देश ये ठान ले कि मुझे अपनी आंखों का दान करना है मरणोपरांत, तो 10 दिन में भारत अंधता मुक्त हो सकता है। जब ये बातें सुनते हैं, समझते हैं, रियलाइज करते हैं, तो लगता है कि हम ये काम क्यों नहीं कर सकते। इस कारण से हमने ये समिति शुरू की और केवल जनजागरण करते हैं, जनता को बताते हैं, और जो लोग हमारे माध्यम से या जो नहीं भी हमारे माध्यम से संकल्प पत्र भरते हैं, जो भरते भी हैं, वो जो उस समय का समय आता है तो हमारे वॉलंटियर्स देहदान कराने में और अंगदान कराने में, जो कि केवल और केवल सरकारी अस्पताल में या इंस्टीट्यूट्स में करवाते हैं, उसमें भी हमारे वॉलंटियर्स उसमें मदद करते हैं। जहाँ तक समिति की बात है, समिति में आज लगभग 20,000 लोगों ने संकल्प लिया है समिति के माध्यम से कि मरणोपरांत वो अपनी देह का या अंगों का दान करेंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज ऑर्गन डोनेशन में जो ऑर्गन्स सबको नोन है, हार्ट, लिवर, लंग्स, पेनक्रियाज, किडनी, इनका तो दान होता ही है, स्किन डोनेशन भी होती है। जो बर्न केसेस आप समझते हैं कि 30-40% किसी को बर्न हो जाए तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, पर अगर उनके ऊपर नेचुरल स्किन को ग्राफ्ट कर दिया जाए तो उनके बचने के चांसेस जो 10% रहते थे अब 50% हो जाते हैं। मतलब उनके बचने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो स्किन डोनेशन किसी भी केस में हो सकता है, और स्किन डोनेशन इज द इजीएस्ट डोनेशन। उसमें स्किन, जब बहुत पतली लेयर डॉक्टर्स स्किन की डोनेट करवा लेते हैं, तो देखने पे कोई ये नहीं कह सकता कि स्किन डिफॉर्म हो गई है या देखने पे उसमें खून निकल रहा है या वो रेडिश हो गई है, ऐसा भी नहीं होता। तो ये एक उदाहरण मैंने बताया आपको। आज 20,000 लोगों ने संकल्प हमारी समिति के माध्यम से किया है, और मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को, देश की जनता को कहूँगा कि इस बात पर विचार करें और आगे आए। आज समाज में इस बात की बहुत आवश्यकता है, जहाँ साइंस इतना तरक्की कर गई है कि हार्ट का ट्रांसप्लांट होकर के, और हार्ट के वॉल्व का भी ट्रांसप्लांट अलग से हो सकता है, लंग्स का ट्रांसप्लांट हो सकता है। और मैंने तो अभी रिसेंटली पढ़ा कि
हाथ कट गया और उसको भी ट्रांसप्लांट किया गया। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, हम सबको आगे आना चाहिए। जहाँ तक बात है, मैं समिति के अध्यक्ष के रूप में पिछले 8 वर्ष तक रहा और अभी 4 दिन पहले ही हमने अपनी समिति का नया अध्यक्ष तय किया है। चलते चलते एक आखिरी टिप्पणी आपसे और लेना चाहूँगा कि जो समाज सेवा में लगे व्यक्ति होते हैं आपकी तरह, वो एक ज़्यादा सफल राजनेता बन पाते हैं, मंत्री बन पाते हैं, क्योंकि संवेदनाएं ज़्यादा होती है। मैं ऐसा मानता हूं कि नेता, अगर मैं सोचूं कि मुझे नेता बनना है तो मैं नेता नहीं बनता हूं। मैं नेता तब बनता हूं जब जनता और समाज ये मानती है कि ये नेता है। और उसके लिए अगर आप राजनीति के अलावा सामाजिक सरोकारों के लिए भी काम करें, समाज की संवेदनाओं को समझते हुए उनके लिए काम करें, तो आप स्वाभाविक नेता हो जाते हैं। चाहे वो नेता राजनीति में काम करे, चाहे वो नेता सामाजिक स्तर पर काम करे या किसी मार्केट एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में काम करे। नेता तो वही है जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए गंभीरता के साथ और संवेदनाओं के साथ काम करे। तो नेता तो वही है, सिर्फ राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति नेता होता है, ऐसा नहीं। जी हाँ, और आपकी ये संवेदनाएं लगातार बनी रहें और ये संवेदनाएं जो हैं आपके कार्य में और भी प्रगति लाएं और भी प्रखर बनाएं आपके कार्यों को, यही कामना करता हूं। आपने समय निकाला संवाद में और हमारे साथ संवाद के बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद में आज के लिए इतना ही। संवाद में आपसे फिर भेंट होगी एक दूसरी शख्सियत और विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।